हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं अंकिता और आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूं फूड लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो सबसे पहले देखते हैं आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के साथ। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ये देखेंगे कि क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ईयर की जो बात है वो फूड सेफ्टी की बात सिर्फ 2006 से ही शुरू हुई या उसके पहले से ही फूड सेफ्टी की बात हम तक है दिया हुआ किसी रिटन फॉर्मेट में या फिर किसी बुक में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम इसी को कवर करने वाले हैं। साथ ही सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। कोई सा भी एक्ट हो चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मानकर ही जो भी नियम है वो बनाए जाते हैं और उसको फॉलो किए जाते हैं। तो इस टॉपिक पे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस एक्ट के वो हम लोग इस पोर्शन में देखेंगे। पैराडिग्मा शिफ्ट फ्रॉम पीएफए टू एफएसएसएआई। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आने से पहले काफ़ी सारे अदर एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, काफ़ी सारे अदर एक्ट्स थे जो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के बने थे। तो इसमें से एक एक्ट था आपका पीएफए, इसमें से आपका एक एक्ट था पीएफए जो कि 2006 में एफएसएस एक्ट आने के बाद रिपील हो चुका है, यानी निरस्त हो चुका है। बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं पीएफए के, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के, जो आज भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में मेंशन है और वो फॉलो होते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अभी भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में फॉलो होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फूड्स विच आर कवर्ड अंडर द एक्ट। कौन कौन सा फूड है जो एफएसएस एक्ट के अंदर कवर होता है। साथ ही एज यूजुअल हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इस क्लास के साथ साथ अपना नोट्स बनाएं। एट द एंड ऑफ द सेशन ये जो 10 क्वेश्चन है इसका मैं आपको एक मिनट का टाइम दूंगी और आप अपना आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन करना और देखना आप कितना स्कोर कर रहे हो। क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, आरपीएससी एफएसओ का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है एग्री पावर जयपुर में। आपको मिल जाता है इस कोर्स के साथ फ्री टेस्ट सीरीज, साथ ही जो भी सिलेबस है आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन की वो आपको इस कोर्स में मिल जाता है मॉक टेस्ट के साथ। बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बाकी सभी डिटेल्स दे दिए जाएंगे। शुरू करते हैं हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये जो एक्ट है वो इनैक्ट हुआ है 2006 ईयर से। तो क्या 2006 के पहले फूड सेफ्टी की बात कहीं भी मेंशन नहीं थी या हम लोगों तक ये जानकारी नहीं थी? तो ऐसा नहीं है। 325 बीसी की बात है। एक फेमस इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके बुक में अर्थशास्त्र नामक एक बुक है, उसमें फूड एडल्ट्रेशन की बात मेंशन है।
ठीक है, 325 बीसी में एक फेमस जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बुक में जो है, जिनका जो बुक का नाम अर्थशास्त्र है, इसमें उसमें फूड एडल्ट्रेशन की बात मेंशन है। साथ ही जो इजिप्टियंस जो थे वो फूड प्रिजर्वेशन और फूड लेवलिंग का जो भी प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो फॉलो करते हुए देखे गए हैं। साथ ही अगर हम लोग 19th और 20th सेंचुरी में कुछ डिजीजेस जैसे कि बॉट्यूलिज्म, टाइफाइड, डायरिया, इनका रूट कॉज अगर देखें तो हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि वो जो भी बीमारियां थी वो होता था ड्यू टू द लैक ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स। तो देखो, ये इन बातों से तो ये क्लियरली पता चलता है कि हम तक जो है वो 2006 के पहले ही फूड सेफ्टी की बातें मेंशन है। और साथ ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 21 भी ये बात बताता है कि हर सिटीज़न को जो है वो अधिकार है हेल्दी एंड सेफ फूड कंज्यूम करने का। अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहती है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीज़न को अधिकार है सेफ फूड कंज्यूम करने का, तो ज़रूर उसके लिए कोई प्रावधान तो होंगे ही, उसके लिए कोई कानून तो होंगे ही जो कंज्यूमर तक हेल्दी फूड और सेफ फूड को पहुंचा सके। तो ये बात तो हम लोगों को 1950 से ही पता है कि फूड सेफ्टी की जो बात है वो कितनी ज़रूरत है और वो हर एक नागरिक का अधिकार होता है। साथ ही देखो, ऑल्सो इन मिड 90s व्हेन वी केम टू नो दैट डिजीजेज लाइक बॉट्यूलिज्म, टाइफाइड, डायरिया आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स। तो 19th-20th सेंचुरी के अराउंड हम लोगों को फूड सेफ्टी की बात तो पता चल जाता है। और साथ ही देखो, ये सारा अभी भी हम लोग जो फूड बॉर्न डिजीजेस का टॉपिक पढ़ते हैं उस पे बॉट्यूलिज्म को तो पढ़ना है ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉज होता है आपका क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनियम बैक्टीरिया के कारण। तो फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड एडल्ट्रेशन, फूड प्रेजर्वेशन जैसी बातें 2006 से बहुत पहले से हमारे पास अवेलेबल है। बट खाली इतना है कि कोई सा भी बात का अगर इन्फॉर्मेशन हम तक होता भी है तो उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने में काफ़ी समय लगता है, उसको इम्प्लीमेंट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। कुछ ऐसा ही है हमारा फूड सेफ्टी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, 20th सेंचुरी में क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी और हाइजीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस कारण से क्या देखा जाता है, देखो यहाँ पे 10 डिफरेंट लॉज वेर मेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज विच आर एज फॉलोज। तो क्योंकि 19th-20th सेंचुरी के अराउंड हमें फूड का जो इम्पोर्टेंस है, फूड सेफ्टी, हाइजीन का जो इम्पोर्टेंस है, ये पता चल जाता है, तो क्या होता है कि उस समय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज जो है ये 7 एक्ट्स को फॉर्म करते हैं, वो भी डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए। देखो यहाँ पर मेंशन है सभी फूड प्रोडक्ट जिसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट लॉज बनाया। देखो, 1947 से लेकर के 1998 तक इन टोटल 7 एक्ट्स बने थे, और वो भी 7 एक्ट्स जो है वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के बना था। 1947 वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर, ये जो एक्ट है आपका, ये डील करता था वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मिनिस्ट्री है। इसने क्या किया था, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर को 1947 से लागू किया, और 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया, जिसको हम लोग इन शॉर्ट पीएफए कहते हैं। और इसी के बारे में मैं आपको पीछे स्लाइड में बता रही थी कि कुछ पॉइंट्स अभी भी हैं जो पीएफए का हम लोग फॉलो करते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1955 में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर में फ्रूट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इस एक्ट में मेंशन है।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड फ्लावर कंट्रोल ऑर्डर कब आया? 1967 में आया। 1973 में मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको हम लोग शॉर्ट MFPO कहते हैं, यहाँ पर बात हुई है मीट एंड मीट फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। 1992 में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको इन शॉर्ट हम MMPO कहते हैं, यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे दही, छेना, पनीर, योगर्ट, इन सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इसमें मेंशन है। 1998 में एडिबल ऑयल पैकेजिंग कंट्रोल ऑर्डर आया और यहाँ पर बात हुई है एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका। तो इन टोटल अगर आप देखो तो 7 एक्ट्स एंड ऑर्डर्स थे बिफोर 2006। आपको इसमें से याद रखना है हर एक एक्ट एंड ऑर्डर का ईयर, कि कौन से ईयर में कौन सा एक्ट बना था और वो कौन से फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट बातें। देखो इतने सारे एक्ट्स एंड ऑर्डर्स तो बन गए, 7 एक्ट्स एंड ऑर्डर सब लोग अभी देखे जो डिफरेंट फूड मिनिस्ट्रीज़ ने बनाया और डिफरेंट फूड प्रोडक्ट को लेकर के बना। तो आप ही सोचो कि हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए या फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए ये काफ़ी एक प्रॉब्लम का बात था कि हर एक अलग अलग फूड वैरायटीज़ को लेकर के अलग एक्ट्स को फॉलो करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पैक्ट कराना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। इसी के कारण क्या हुआ, but with the development of technologies it became very difficult to follow such different laws by different organization। जाहिर सा बात है डिफरेंट सी फूड प्रोडक्ट है, डिफरेंट लॉज है, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। एट दैट सिचुएशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल लॉ इज फेल्ड विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बजट स्पीच 2002। और इसी के कारण क्या हुआ कि सभी कोई को ये बात रियलाइज़ हो रहा था कि एक सिंगल लॉ बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और सभी कोई को जो है वो एक सिंगल लॉ फॉलो करना पड़े। इसी के कारण क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट स्पीच 2002 में ये बात का अनाउंसमेंट किया कि दैट वी आर इन नीड टू एस्टेब्लिश वन सिंगल फूड लॉ। For consolidation of different laws by one law, Ministry of Food Processing Industries piloted the Food Safety and Standard Bill 2005, which enacted as Food Safety and Standard Act 2006 by the Parliament। ये क्या कह रहा है कि अभी देखो हम लोग बजट स्पीच 2002 में ये बात तो एक्सप्रेस कर दिए कि हम लोगों को जो है वो एक सिंगल लॉ की आवश्यकता है। तो इसी के कारण क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल बनाया। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल बनता है जिसको हम लोग ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल कहते हैं, फिर वो जाके राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसको पास करती है, फिर प्रेसिडेंट उसको अपनी सहमति देते हैं, तब जाके कोई भी बिल एक्ट बनता है। तो एक्ट तो तब आएगा ना जब बिल बनेगा। तो बिल को बनाया किसने, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने बनाया 2005 में, और जो कि पार्लियामेंट पहुंचा 2006 में। राज्यसभा और लोकसभा ने इसको अपनी सहमति दी और साथ ही 23 अगस्त 2006 को इस बिल को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल 2005 को मिली प्रेसिडेंट की सहमति। Enactment of Food Safety and Standard Act 2006 was published on Gazette of India on 24th August 2006 after getting the assent of President on 23rd August 2006। Food Safety and Standard Bill पहले बना, किस साल बना, 2005 में। फिर वो कहाँ पहुँचा, तो पहुँचा पार्लियामेंट में, फिर उसको राज्यसभा लोकसभा ने पास किया। प्रेसिडेंट की सहमति उसको मिली 23 अगस्त 2006
2006 को, तब जाके जो ये हमारा एफएसएस बिल था वो प्रेसिडेंट की सहमति 23 अगस्त 2006 को मिलने के बाद बन जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और यही एक्ट ऑफिशियली पब्लिश होता है गैजेट ऑफ इंडिया में 24 अगस्त 2006 को। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एफएसएस एक्ट का जो इनैक्टमेंट हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 2006, बट यहाँ लिखा क्या है, बट इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 2011। कमिंग स्लाइड्स में मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये इफेक्टिव इतना बाद में क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न है। अभी आपके सामने क्वेश्चन आता है, हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट। बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल which when passed by both the houses of parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, and assented to by the president becomes an act। अभी जो मैं आपको समझा रही थी कि कोई भी एक्ट बनने से पहले बनता है बिल, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल, वो पहुंचता है पार्लियामेंट, जिसको राज्यसभा और लोकसभा पास करती है, लास्टली मिलता है इसको प्रेसिडेंट की सहमति, तब जाके कोई बिल है जो एक्ट बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इस स्लाइड में आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एक्ट किस तरह से बनता है और कब हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक्ट जो है उसका इनैक्टमेंट इस ईयर को हुआ है। इस स्लाइड से आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब हम आगे मूव करेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट बताने टाइम में आपको बताई थी कि कोई सा भी जो नियम कानून बनता है उसके पीछे एक उद्देश्य ज़रूर होता है, एक लॉ ज़रूर होता है, मतलब उस एम को फॉलो करने के लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या कारण था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आने का, तो इसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज टू एस्टेब्लिश FSSAI, जिसको हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। Single body to administrate the laws, rules and regulations, multi-level, multi-departmental control to single line of command। FSS एक्ट 2006 का अगर मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एस्टेब्लिश FSSAI, FSSAI जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक साइंटिफिक बेसिस पे, एक साइंटिफिक रेफरेंस पर हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना रिलेटेड टू द फूड एंड द फूड प्रोडक्ट, इसके लिए FSS एक्ट को ज़रूरत थी, FSS एक्ट को ज़रूरत थी एक एडमिनिस्ट्रेट बॉडी की, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की जो फूड से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेम कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेम कर सके और इसको इन डिटेल साइंटिफिक बेसिस पे समझा सके। इसीलिए इसका मेन उद्देश्य था टू एस्टेब्लिश FSSAI। FSSAI को कंसिडर किया जाता है एज अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। कोई भी स्टैंडर्ड बनाना होता है, जो सर्टिफिकेशन होती है, वो फूड की सर्टिफिकेशन तो तब मिलती है जब जाके वो स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो वो स्टैंडर्ड देने वाली अथॉरिटेटिव बॉडी कौन है, तो वो अथॉरिटेटिव बॉडी है FSSAI। और FSSAI जब से एस्टेब्लिश हुआ है तब से उसको हम लोग एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हर मैटर, जो कोई भी मैटर हो रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के लिए।
FSSAI lays down science-based standard for food article and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, and also ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. आर्टिकल 21 क्या बताता था हम लोगों को कि हर एक सिटीजन का ये अधिकार होता है सेफ फूड और हेल्दी फूड कंज्यूम करने का। देखो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल रहा है कि FSSAI क्या इंश्योर करती है, तो वो यही तो इंश्योर करती है कि हर एक इंडिविजुअल को सेफ और होलसम फूड मिले। होलसम फूड का ये अर्थ होता है कि फूड में जो नेचुरली प्रेजेंट न्यूट्रिएंट है वो एज इट इज़ उसमें प्रेजेंट रहे, कोई सा भी प्रोसेसिंग टेक्निक जो है वो उस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना करे, इसका भी ख्याल FSSAI रखता है। तो FSSAI एस्टेब्लिश होने के बाद से फूड से रिलेटेड स्टैंडर्ड हो, चाहे रूल्स हो या फिर रेगुलेशंस हो, कोड ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस हो, सबके साथ डील वही करता है। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि FSS एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और क्यों था। अब क्योंकि FSSAI के बारे में बात हुई है तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग देखते हैं। FSSAI जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर FSS एक्ट 2006। इसको हम लोग रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द FSS एक्ट 2006। पेरेंट एजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो FSSAI की पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसकी हेड क्वार्टर की अगर बात की जाए तो FSSAI का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। FSSAI established date is 5th September 2008। ये दो पॉइंट पर कंफ्यूज मत हो जाना। FSSAI एस्टेब्लिश्ड अंडर FSS एक्ट 2006 और इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है वो है 5th September 2008। FSSAI कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है तो 5th September 2008 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है। It is effective from 2011 after getting key rules and regulations। देखो 2008 में जो है वो FSSAI established तो हो गया, बट इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बनने में और इफ़ेक्टिव होने में टाइम लगता है। एक तो एक्ट को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, पहले बिल बनता है, वो पास होता है, उसको प्रेसिडेंट की सहमति मिलती है, तब जाके वो एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद उसमें जो नियम कानून हैं वो आते हैं जिसको हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, फिर वो पब्लिक तक पहुंचती है, देन इम्प्लीमेंट होती है धीरे धीरे कोई सा भी चीज़, इसीलिए ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो 2008 में एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बने और वो इफ़ेक्टिव हुए 5th of August 2011 में। 5th अगस्त 2011 से वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि FSSAI एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 2008 बट इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 2011। इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको हर एक स्टेट FSO के क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, साथ ही सेंट्रल के एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। इसलिए इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी इस पॉइंट को क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लो और अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखो। अगर इसकी चेयरपर्सन की बात की जाए तो ये चेंज हो चुके हैं, अभी इसके चेयरपर्सन है श्री अपूर्व चंद्रा। श्री अपूर्व चंद्रा। CEO की अगर बात की जाए तो श्री गांजी कमल वर्धन राव जी जो हैं वो CEO हैं
किसके, FSSAI के CEO। इसकी वेबसाइट की अगर बात की जाए तो www.fssai.government.in इसकी वेबसाइट है। आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का इंफॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के एग्जैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखो, FSO के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको FSSAI, FSS एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। कोई भी अपडेट होता है तो उससे आपको अपने इन्फॉर्मेशन में रखना होगा कि क्या अपडेट आया है, और इसकी जो करंट अफेयर है वो बनाते रहना होगा। इसीलिए इस वेबसाइट को आप विज़िट करना, और बाकी की जो भी आपको नोट्स है वो इसमें से आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की तरफ। सैलिएंट फीचर्स ऑफ FSS एक्ट 2006। फर्स्ट में है शिफ्ट फ्रॉम मल्टी लेवल टू सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो, FSS एक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही देखे थे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, FSSAI को एस्टेब्लिश करना, और FSSAI को इसीलिए एस्टेब्लिश करना ताकि जो भी डिफरेंट 7 फूड एक्ट्स हम लोग पहले देखे थे वो उन सभी को क्या कर सके, हम लोग एक अम्ब्रेला के अंदर ला सके और एक सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल बना सके, एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड को क्रिएट कर सके। ठीक है। Investigate the regulation of manufacture, storage, distribution, sale, import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्टोरेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, FSSAI जो है वो फूड इम्पोर्ट का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ध्यान रखता है, और उस पर भी अपनी जो भी उसको सेफ्टी हो चाहे फिर हाइजीन प्रैक्टिस हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करता है, ताकि फूड जो इंपोर्ट होकर आए हैं उस पे भी एक सेफ और होलसमनेस की जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करके रखा जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। It extends to the whole of India and provides an uniform licensing or registration regime across the center and the state. FSSAI जो है वो होल ओवर द इंडिया में एक्सटेंड हो चुका है। ये एक्ट, इसके जो नियम कानून है ये इंडिया में हर एक जगह पर फॉलो होता है, और इसने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म रिजीम बनाया है जो हर एक जगह के इंडिया में कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हो वो एक ही रिजीम है हर एक के लिए, ताकि वो अपना जो फूड का बिजनेस है वो उसको लाइसेंस ले सके या अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा सके। कोई ऐसा नियम नहीं है। आपकी डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट फूड लॉज है, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट लॉ है। ये जो प्रॉब्लम था इससे ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ही FSSAI को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया, और वो उसी के अंडर रखा गया सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना। It offers integrated person to strategic issues like novel food, genetically modified food, international trade, etc. देखो, हर एक पर्सन के लिए, हर एक कंट्री के लिए उन्होंने एक ही नियम रखा। नोवल फूड बनाने के कुछ नियम है जो हर एक जगह के लोगों को फॉलो करना होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उनको फॉलो करना होता है। Decentralization, transferring power from central government to different private sector for licensing of food product. सेंट्रल से जो है वो स्टेट में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, ताकि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी स्टेट में अगर अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनको जो है वो लाइसेंस ऑफर कर सके और रजिस्ट्रेशन ऑफर कर सके। रेगुलेशन ऑफ फूड इंपोर्ट इन द कंट्री, जो भी फूड इंपोर्ट होती है हमारे कंट्री में उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को भी कौन फ्रेम करता है, FSSAI करता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड लैबोरेटरी का जो है काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि फूड का जो एनालिसिस है, जो टेस्टिंग होता है सैम्पल्स का,
ये पता करने के लिए उसका जो स्टैंडर्ड है वो जो मीट करना है वो कर रहा है या नहीं, फूड में कोई ऐसा एडल्ट्रेंट तो नहीं है जो ह्यूमन कंजम्पशन पर खतरा हो सकता है। तो इन सभी के लिए जो लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड लैबोरेटरीज बनाना है, उसका भी जो ख्याल रखना है वो एफएसएसएआई करती है। साथ ही एफएसएस एक्ट में भी ये बात मेंशन है। न्यू जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर फास्ट ट्रैक डिस्पोजल ऑफ केसेस। देखो फूड रिलेटेड कोई केस अगर है, जैसे कि एडल्ट्रेशन अगर हुआ है तो उस केस को कैसे सॉल्व करना है, कोई डिस्प्यूट है अगर फूड इंपोर्ट के केस में तो उसको कैसे सॉल्व करना, इसके लिए भी जस्टिस बनाया गया है। ये भी इसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है। प्रोविजन फॉर ग्रेडेड पेनल्टीज़, जो पेनल्टीज़ की बात हम लोग एफएसएस एक्ट के चैप्टर नंबर 9 में देखते हैं, उससे रिलेटेड प्रोविज़न को भी जो बनाया गया है वो एफएसएस एक्ट के अंदर पर फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं क्या है। Consistency between domestic and international food policy measures, reducing safeguards to public health and consumer protection। देखो डोमेस्टिक और मतलब अपने कंट्री में और इंटरनेशनल जो फूड ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, दोनों में जो है एक बैलेंस बना के रखना, एक जो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको अच्छे से मीट करना, ये इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स था। साथ ही एक लास्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग फूड सेफ्टी फॉर बिजनेस ऑपरेटर, कंज्यूमर्स एंड रेगुलेटर। देखो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लोग बार बार कहते हैं कि जो फूड से रिलेटेड हाइजीन प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करना होता है, अपने प्रेमाइसेस में जो है वो फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो तभी पॉसिबल है ना कि जब उनको हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू या अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हर एक चीज़ों से अवेयर करवाएंगे, उनको नॉलेज देंगे कि कैसे अपने प्रेमाइसेस में जो है वो फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके अपना जो बिज़नेस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि एक ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम को भी वो कंडक्ट करवाती है regarding all FBOs and other consumers and regulators as well। इसी के साथ हमारा जो फीचर्स है उसका टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। तो आई थिंक आपको जो फीचर्स हैं ये समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम पीएफए टू एफएसएसएआई। यहाँ हम लोग देखेंगे कि पीएफए से एफएसएसएआई में कौन कौन सा पॉइंट उठ कर के आया है और अभी भी फॉलो हो रहा है। पहला पॉइंट क्या कहता है, फूड बिजनेस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफपीओज। एफपीओ को हम लोग फूड बिजनेस ऑपरेटर कहते हैं। देखो यहाँ मेंशन है, as they know best how the food is being manufactured and how safety rules has been followed। देखो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड बिजनेस में हाइजीन की, वो एफबीओज की रहती है, फूड बिजनेस ऑपरेटर की रहती है, क्योंकि सबसे बेटर तरीके से वही जानते हैं कि फूड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और वो अपने प्रेमाइसेस में किस हद तक फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस को, फूड सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एफबीओ को हम लोग फूड बिजनेस ऑपरेटर कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ पर्सन बाय हुम द फूड बिजनेस इज कैरीड आउट। और ये डेफिनेशन आया है कहाँ से, तो चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 3 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस एक्ट में, एफएसएस एक्ट 2006 में इन टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं, 101 इसके सेक्शंस होते हैं और 2 स्केड्यूल्स होते हैं। इसके 2 स्केड्यूल्स होते हैं। और 2006 जब से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है तब से इसके पहले जो भी 7 एक्ट्स और ऑर्डर्स थे वो जो है वो रिपील्ड हो चुके, यानी वो निरस्त हो चुके हैं, क्योंकि भाई इसका तो मेन उद्देश्य था ही कि एक सिंगल लॉ बना सके ताकि जो इतने सारे डिफरेंट एक्ट्स एंड ऑर्डर्स है इसको फॉलो करने में जो परेशानी होती है फूड ऑपरेटर्स को, वो हम लोग ख़त्म कर सके। इसी के लिए जो है वो 2006 में जब से एफएसएस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, ये 7 एक्ट्स जो भी हैं वो रिपील्ड हो गए, यानी वो निरस्त हो गए।
तो अब हम लोग कहाँ पर थे, तो हाँ, ये जो डेफिनेशन आया है वो फर्स्ट चैप्टर से सेक्शन नंबर 3 से लिया गया है, एफबीओ का डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलपमेंट इन द फूड सेक्टर शुड बी मॉनिटर्ड एंड रिस्क असेसमेंट मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग। देखो, अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में कहा था कि एफएसएसएआई का काम होता है फूड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाना, साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना। तो फूड स्टैंडर्ड्स को बनाने का जो बेसिक एक रेफरेंस होता है या फिर जो बेस होता है वो होना चाहिए रिस्क असेसमेंट, यानी कि फूड को प्रोसेसिंग करते टाइम उसके किसी भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कब जाके क्या रिस्क आ सकता है, जैसे कंटामिनेंट के साथ अगर हम लोग बात करें तो उसको कैसे डील करना है, अगर कोई प्रोसेसिंग में कोई फूड का जो न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है वो डाउन हो जा रहा है, वो डिग्रेड हो जा रहा है, तो उसके साथ हम लोग कैसे कोप अप करेंगे, उस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को वापस से हम लोग कैसे रिवाइव करेंगे, ये सारी चीज़ जो है रिस्क असेसमेंट पर बात होती है। ये इसको हम लोग को अपने ध्यान में रखते हुए, इसको बेस मानते हुए स्टैंडर्ड सेटिंग करना है, ये बात हमें बता रहा है। FBOs at various stages of food chain should ensure the safety and hygiene। बार बार FBO की बात आती है क्योंकि फूड सेफ्टी में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनका एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये इसलिए बार बार ये बात कहा जा रहा है कि FBO को जो है वो हाइजीन को इंश्योर करना मस्ट है। और ये बात एक और क्लू से हम लोगों तक पहुंचता है कि जो भी FBO अपना फूड बिजनेस को रजिस्टर करवाता है वो FSS लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 में शेड्यूल 4 में ये बात बताती है कि हर एक FBO को जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान देना होता है, जिसमें उनको एक रिटन प्रोग्राम, एक रिटन प्लानिंग देनी होती है कि वो जो अपना बिजनेस रजिस्टर करवा रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, वो ये सारा प्रोसेस होने के बाद भी अपने प्रेमाइसिस में जो है वो हाइजीन प्रैक्टिस को कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और कंज्यूमर तक सेफ फूड पहुंचाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वो कितना हद तक करते हैं इस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि उनको लाइफ टाइम जो है वो फूड सेफ्टी और हाइजीन को इंश्योर करना होता है अपने फूड प्रेमाइसिस में। Certification of food safety process audits become important to ensure the food safety। फूड सर्टिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके लिए ऑडिट वगैरह किया जाता है। FBOs need to accept the new changes in rules and regulations of food and they are provided sufficient time to adopt the changes। देखो, टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस आते रहते हैं रिलेटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो FBO को हम लोग पीछे स्लाइड में देखे थे कि जो है एक टाइमलाइन पर उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है जिसमें नए नए चेंजेस के बारे में उनको बताया जाता है। और यहाँ पे यही बात कह रहा है कि चेंजेस उनको जो बताया जा रहा है, उनको जो पता चल रहा है वो उनको एक्सेप्ट करना होगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। इसके लिए उनको टाइम भी प्रॉपर दिया जाता है। Sample analysis of food articles should be done by accredited referral laboratories। देखो, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है कि वो फूड प्रेमाइसिस में जो है वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, फूड सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको टेस्ट करवा सकते हैं कि ये जो फूड है ये प्रॉपर स्टैंडर्ड मीट कर रहा है या नहीं, इसमें कोई ऐसा एडल्ट्रेंट तो नहीं है। तो जो भी एनालिसिस आप करवाएंगे अपने फूड सैंपल का, उसको आपको एक्रीडेटेड रेफरल लैबोरेटरीज से ही करवाना है। ये बात भी यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है। तो काफ़ी सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट से उभर करके आता है और अभी भी ये हम लोग फॉलो करते हैं। FSSAI अभी भी ये सारा पॉइंट फॉलो करता है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है फूड्स कवर्ड अंडर द एक्ट। ये हमारा आज का सेशन का लास्ट कंटेंट है।
तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फूड इस एक्ट के अंदर आता है। फर्स्ट में है आपका अनप्रोसेस्ड फूड और सेमी प्रोसेस्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड। देखो तीनों फूड आर्टिकल जो यहाँ पर मेंशन है, चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, सेमी प्रोसेस्ड हो या फिर प्रोसेस्ड फूड हो, वो इस एक्ट में कवर हो रहा है। Water and other substances which are used for the preparation of food, that is also covered under the act. Food value chain from primary production through distribution to retail and catering. जो भी फूड आपका इस चेन में यूज़ होता है, यानी रॉ मटेरियल से ले करके वो प्रोडक्ट बनने तक सभी फूड जो है वो इसमें कवर होते हैं। और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, वो क्या है? एक्ट कंसीडर्स लाइव एनिमल्स और प्रोडक्ट्स of horticulture, agriculture or animal husbandry as food only when it has already been passed from the farmer's hand. देखो फार्मर के हाथ से निकल करके जब वो मैन्युफैक्चरर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, प्रोसेसर के पास पहुंच जाता है, तभी हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम लोग एज अ फूड कंसीडर करते हैं। मतलब अगर इस एक्ट में हम लोग समझे कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोसेसर, रिटेलर, ये सभी कोई इस एक्ट में कवर है, सिर्फ जो कवर नहीं होते हैं वो है फार्मर्स। क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे यही समझ रहे हैं कि जब कभी फार्मर के हाथ से कोई सा भी फूड प्रोडक्ट निकल करके जाता है, जिसको हम लोग लाइव एनिमल्स बोले या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट बोले, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोले या फिर एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट बोले, तभी हम लोग उसको एज अ फूड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज का हर एक टॉपिक जो है, जो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग देखे थे, वो ख़त्म होता है। अब हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगी, ऑप्शंस बताऊंगी और मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम भी दूंगी। आप अपना आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन करना और कमेंट करके अपने आंसर्स को मेरे तक पहुंचाना। लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी, बट आप जो है ईमानदारी के साथ खुद से आंसर करने की कोशिश करो और देखो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो आज के इस लेक्चर से। चाहे वो हाफ एन आवर का लेक्चर हो, चाहे 1 आवर का लेक्चर हो, आप कितना गेन कर रहे हो। टाइम जो एक चीज़ होता है ना, वो कंटिन्यूस चलते रहता है। ये हमारे हाथ में होता है कि हम उस टाइम को कितना अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आप कोई भी पढ़ाई का जो टॉपिक आप देखो वीडियो, उस आधे घंटे 1 घंटे से कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करो। चाहे आप 2-3 पॉइंट ही क्यों ना हो, कॉपी में ज़रूर लिखो, ताकि वो चीज़ आपके अंदर तक जाए और आप इसको बेटर वे में समझ सको। तो चलो अब हम लोग अपना MCQ सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, who is or are not covered under FSS Act 2006? First option FBO, second manufacturer, third caterer, fourth farmers. ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में कवर नहीं हो रहा है। अभी पीछे स्लाइड में ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था। आपको मैं 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप अपना आंसर जो है वो अपनी कॉपी में लिखिए एंड देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने आंसर करेक्ट दिया होगा। सो डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। FBO जो है वो तो उनका तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फूड सेफ्टी को देखना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से अपडेटेड रहना, उसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना। तो FBO तो इंक्लूडेड है ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर भी इंक्लूडेड रहते हैं इस एक्ट में, क्योंकि जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसिस में है, वो मैन्युफैक्चरर को ही पता है कि वो कौन सा फूड सेफ्टी मेजर अपना रहे हैं, किस हद तक अपना रहे हैं, और उनके फूड में अगर कोई एडल्ट्रेशन आ रहा है तो उसके लिए भी लायबल मैन्युफैक्चरर ही होता है।
कैटरर भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ बस जो इंक्लूडेड नहीं है वो है फार्मर्स, क्योंकि पीछे स्लाइड में ही हम लोग देखे थे कि फार्मर के हाथ से जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कैटरर, एफबीओ, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचता है, तभी जाके उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको एज अ फूड कंसिडर करते हैं। ये बात याद रखना। ये एक क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, कि फार्मर्स जो है वो फूड सेफ्टी एक्ट में इंक्लूडेड होता है या नहीं, तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेज FSS एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन। FSS एक्ट जो है उसको प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली, आपको वो डेट पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 21 अगस्त 2006, 22 अगस्त 2006, 23 अगस्त 2006 और 24 अगस्त 2006। तो FSS एक्ट 2006 का काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हुआ था। आप याद करिए कि इसको जो है वो प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली। ओके, तो अब तक आप लोग आंसर दे चुके होंगे। FSS एक्ट से पहले FSS बिल कब बना था? 2005 में बना था। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने ये बिल बनाया, ये पार्लियामेंट पहुंचा, इसको जो है वो राज्यसभा और लोकसभा इनकी जो है वो सहमति मिली, फिर जाके वो पार्लियामेंट पहुंचा। प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको अपना सहमति दिया, एसेंट दिया, तब जाके जो कब दिया, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने इसको अपना सहमति कब दिया। तो 23 अगस्त 2006 को इसको सहमति मिली प्रेसिडेंट की, और तब जाके ये जो है वो बिल एक्ट बना, और उसको हम लोग जानते हैं आज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के नाम से। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया था कि FSS एक्ट 2006 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन, तो आंसर आपका क्या होगा? 23 अगस्त 2006। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था इस डेट को? इस डेट को जो है वो ऑफिशियली गैजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुआ था। FSS एक्ट published in the Gazette of India on 24 अगस्त 2006। इस पॉइंट को भी याद रखना। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 passed by Indian Parliament and notified on। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि FSS एक्ट 2006 जो है दैट इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफिकेशन इसका कब आया, कब नोटिफाई हुआ, कहाँ नोटिफाइड हुआ? इंडियन गैजेट में। ऑप्शंस गिवन है 24 जुलाई 2006, 24 जून 2006, 24 अगस्त 2006, 24 नवंबर 2006। इसको तो आपको आंसर करने में 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको मैंने ये बताया कि 23 अगस्त में प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, और उसके नेक्स्ट डे 24 अगस्त 2006 को ही वो जो है नोटिफाइड हो गया इंडियन गैजेट में। 24 जुलाई, 24 जून और 24 नवंबर का FSS एक्ट में कोई जिक्र नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप ओमिट करते हुए भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। Which of these are responsible for implementation of the FSS AI? यहाँ पर बात हो रही है पेरेंट एजेंसी ऑफ FSS AI के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपके लिए आंसर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज,
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है आपके लिए आंसर करना। FSSAI के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरेंट एजेंसी ऑफ FSSAI की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज parent agency or the agency which are responsible for implementation of FSSAI is Ministry of Health and Family Welfare। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो है वो चेयरमैन है आपका CCFS का, सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड के चेयरमैन है। इसको भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बने तो आप उसको आंसर कर सको। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज करंट CEO ऑफ FSSAI? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है? इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है श्री राजेश भूषण, श्री गांजी कमल वर्धन राव, पवन कुमार अग्रवाल, प्रेम कुमार सिंह। FSSAI के ही स्लाइड में हम लोग बात किए थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभी हैं वो हैं श्री गांजी कमल वर्धन राव। श्री राजेश भूषण जी पहले चेयरपर्सन थे जो अभी चेंज होके श्री अपूर्व चंद्रा हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2, श्री गांजी कमल वर्धन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, FSS एक्ट 2006 ऑपरेशनलाइज्ड ऑन, यानी कि FSS एक्ट 2006 जो है वो कब से इफेक्टिव हुआ है? ये पॉइंट भी क्लियरली मेंशन था हमारे स्लाइड्स में और हाईलाइट कर कर आपको बताया गया था, तो आप इसको याद करिए। मैं ऑप्शन रीड करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 5 अगस्त 2007, सेकेंड ऑप्शन है 5 अगस्त 2011, थर्ड ऑप्शन 5 अगस्त 2012, फोर्थ ऑप्शन 5 अगस्त 2013। तो FSS एक्ट 2006 जो है इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 5 अगस्त 2011 आफ्टर गेटिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो 2006 में जो है वो FSS एक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ जिसको FSS एक्ट 2006 कहते हैं। 2008 में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था to establish or to form FSSAI, 2008 में FSSAI establish हुआ एंड 2011 में जो है ये एक्ट FSS एक्ट जो है वो इफेक्टिव हुआ। ये 3 ईयर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2, 5 of August 2011। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। FPO स्टैंड्स फॉर, FPO का क्या फुल फॉर्म है ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रूट प्रोडक्शन ऑपरेशन, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्लेवर प्रोडक्शन ऑफिस, फ्रूट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। तो FPO जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है 1955 में और FPO को हम लोग कहते हैं फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो हमारा क्या आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, और यहाँ पर बगल में ईयर लिख लो ताकि आपको याद रहे। Question number 8, how many acts are repealed by Food Safety and Standard Act 2006? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एस्टेब्लिश होने के बाद कितने सारे एक्ट जो है वो रिपेल्ड हो गए यानी निरस्त हो गए? तो आप अगर स्लाइड्स आपको याद हो तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे कि इन टोटल 7 एक्ट्स थे जो FSS एक्ट 2006 आने के बाद रिपेल्ड हो चुके हैं, यानी सभी के सभी 7 एक्ट जो है वो एक सिंगल FSS
एक्ट 2006 में आ गया है अंडर वन अम्ब्रेला, वन नेशन वन लॉ के तहत अब हम लोग जो भी हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर जाता है 7 एक्ट्स। 1947 से लेकर के 1998 तक इन टोटल 7 फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर बना था, 7 फ्रूट रिलेटेड लॉ या ऑर्डर बन चुका था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Act or order which is not deemed after implementation of Food Safety and Standard Act 2006। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एक्ट है, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो एफएसएस एक्ट 2006 इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जो है एज इट इज़ चल रहा है, वो निरस्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। तो 7 एक्ट्स की जो हम लोग बात किए थे उसमें फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर भी था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी था, और ये सभी एक्ट जो है वो रिपील्ड हो चुके हैं, वो निरस्त हो चुके हैं आफ्टर कमिंग एफएसएस एक्ट 2006। तो इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है विच इज़ नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, वो एज इट इज़ अभी भी कंटिन्यू है। लास्ट क्वेश्चन, FSSAI was established in the year 2006, 2007, 2008 and 2011। देखो FSSAI की एस्टेब्लिश्ड ईयर पूछी जा रही है, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2008। 5th सितंबर 2008 को FSSAI एस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर FSS एक्ट 2006। 2011 5th अगस्त 2011 से इफ़ेक्टिव हुआ FSSAI, क्योंकि जो है 2011 में ही उसको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस मिले, राइट। सो 2006 की अगर बात करें तो FSS एक्ट को सहमति मिली थी प्रेसिडेंट की 2006 में, इसीलिए FSS एक्ट जो है वो 2006 से इनैक्ट है। 2007 का यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये 3 ईयर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। इन तीनों ईयर को आप क्लियरली अच्छे से समझो और याद रखना। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे और आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने इन टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने आंसर्स करेक्टली बताए हैं मेरे आंसर्स को बताने से पहले। इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।